प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पाठ 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर पढ़ेंगे। और इस पाठ में आज हम जो टॉपिक्स करेंगे वो है भारत में लोकतंत्र की स्थापना, प्रथम है आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव, तीसरा आम चुनाव व भारत में एक दल की प्रधानता के कारण। तो सबसे पहले हम एक दल के प्रभुत्व का दौर इस अध्याय में के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। भारत में सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस, और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। कांग्रेस पराधीनता के समय में अस्तित्व में आई और इस दल ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दल के नेताओं ने गुलामी के समय संघर्ष किया और जेलों में गए और भारतीय आजादी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद दूसरे 1920 के दशक में अकाली दल की स्थापना हुई और 1924 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस प्रकार से ये दल शुरुआत में अस्तित्व में आए और पहले आम चुनाव से लेकर 1952 से लेकर और 1967 तक केंद्र व राज्यों में एक ही दल का प्रभुत्व रहा और वह था कांग्रेस। तो इस प्रकार से 1952 से लेकर 67 के काल को एक दल के प्रभुत्व का काल कहा जाता है। इस दौरान केंद्र तथा राज्यों में ज्यादातर कांग्रेस की सरकारें रही। तो इस दौर को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा गया। अब हम सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं और वो है भारत में लोकतंत्र की स्थापना। जैसा कि आप जानते हैं कि एक लंबे समय तक भारत पर अंग्रेजों ने शासन किया। वो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और लगभग 200 वर्षों तक भारत पर राज किया। यह कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारत में राजा और रजवाड़े आपस में लड़ते रहते हैं, इनमें फूट है, इन पर आसानी से राज किया जा सकता है। तो इन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना बनाकर हमारे देश के राजाओं और रजवाड़ों को हराकर अपने क्षेत्र में शामिल करना शुरू कर दिया। और एक समय ऐसा आया
कि भारत पर ब्रिटिश राज स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हम पराधीन हो गए। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। लेकिन आजादी से पूर्व ही हमारे देश में अंतरिम सरकार की स्थापना हो चुकी थी और आजादी के समय देश के शासन की बागडोर इस अंतरिम सरकार के पास थी। इस अंतरिम सरकार का निर्माण 14 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना। तो आजादी के समय देश की बागडोर अंतरिम सरकार के हाथ में थी और देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। मार्च 1950 में भारत में चुनाव आयोग की स्थापना की गई और श्री शिव कुमार सेन को चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया और ये 1958 तक अपने पद पर बने रहे। उस आजादी के समय भारत के सामने चुनाव कराने की एक बड़ी चुनौती थी। 1950 में ही चुनाव कराए जाते थे, लेकिन क्योंकि देश में एक बड़ी मात्रा में आबादी में मतदाता थे, लगभग 17 करोड़ मतदाता उस समय थे और चुनाव के लिए एक तैयारी की आवश्यकता थी। इसलिए चुनाव से पहले चुनाव क्षेत्रों का परिश्रमण किया जाना था और मतदाताओं को मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाना था। तो इस कार्य के लिए तैयारी की गई और भारत में पहला चुनाव अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ और फरवरी 1952 तक चला। फरवरी 1952। इसलिए इस चुनाव को 1952 का आम चुनाव कहा गया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी सफलता मिली और सरकार बनाने का कार्य किया। हमने 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया और संविधान में भारत को एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली घोषित किया गया। इस प्रकार से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई और प्रथम जो सरकार थी उसके सामने लोकतंत्र को स्थापित रखना और इसका विकास करना भी एक चुनौती था। तो किस प्रकार से हमने आगे इस लोकतंत्र ये प्रणाली को विकसित किया और देश के सामने जो चुनौतियां थी उनसे सरकार ने निपटारा पाया। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, भारत में लोकतंत्र की स्थापना। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रथम आम चुनाव। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया
कि प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से शुरू होकर और फरवरी 1952 तक चला, इसलिए इसे 1952 का चुनाव कहा गया। इस चुनाव में लोकसभा के 489 सीटों के लिए और लगभग 3200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। यह चुनाव बड़ा ही चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि लगभग 17 करोड़ मतदाता इस चुनाव में भाग ले रहे थे और एक बड़ी संख्या मतदाताओं की अनपढ़ थी। लगभग 15% मतदाता ही शिक्षित थे और इतनी बड़ी मात्रा में अनपढ़ व शिक्षित लोगों के लिए चुनाव में भाग लेना और योग्य उम्मीदवार को चुनना एक बड़ी चुनौती थी। देश के लोगों के दिमाग में एक प्रश्न था कि क्या भारत के मतदाता जो जाति और धर्म के नाम पर बटे हुए हैं, जो गरीब और अशिक्षित हैं, वो योग्य उम्मीदवारों का चुनाव कर पाएंगे और देश के लिए एक अच्छी सरकार का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन भारत के देशवासियों ने इस चुनाव को बड़ी सहजता से लेते हुए अपने योग्य उम्मीदवारों का चुनाव किया और पहली सरकार का निर्माण किया। इस प्रकार से इस चुनाव में कांग्रेस ने 479 सीटों में से 364 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की और भारी बहुमत के साथ 3/4 बहुमत के साथ सरकार का निर्माण किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विदेश विभाग को भी अपने पास रखा और भारत की विदेश नीति का निर्माण का कार्य भी किया। इस चुनाव में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही वह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई। 479 सीटों में से 16 सीटें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिली। इस प्रकार से भारत में प्रथम आम चुनाव संपन्न हुआ। अगला हमारा टॉपिक है दूसरा आम चुनाव। दूसरा आम चुनाव 5 वर्ष बाद 1957 में हुआ और इस आम चुनाव में 494 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए। 494 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने 3/4 सीटें प्राप्त की और 371 सीटों पर जीत दर्ज की। इस प्रकार से दूसरे चुनाव में भी कांग्रेस की सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में सब दूसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही और उसे 27 सीटों पर जीत
जीत मिली। इस प्रकार से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दूसरा स्थान हासिल किया और विपक्षी पार्टी रही। दूसरे आम चुनाव में भी भारतीय मतदाताओं ने बड़े उत्साह से मतदान में भाग लिया और अपने देश के लिए एक योग्य सरकार का निर्माण किया। इसके बाद है हमारा तीसरा आम चुनाव। तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ। इस आम चुनाव में 494 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हुआ और एक बार फिर कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और कांग्रेस ने 3/4 बहुमत के साथ 361 सीटें प्राप्त की और 361 सीटें प्राप्त करके कांग्रेस ने सरकार निर्माण का कार्य किया और एक बार फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही और इस पार्टी ने 29 सीटें प्राप्त की और 29 सीटों के साथ यह पार्टी दूसरे स्थान पर रही। इस प्रकार से तीसरे आम चुनाव संपन्न हुए। लगातार पहले 3 चुनावों में भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। चौथा आम चुनाव हमारा 1967 में हुआ और इस चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला और श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। इस प्रकार से 1952 से लेकर 1967 तक न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बनी और इस दौर को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा गया। 1957 का जो दूसरा आम चुनाव हुआ उसमें पहली बार किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और वह राज्य था केरल। 1957 के चुनाव में केरल में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी को राज्य की 126 सीटों में से 60 सीटों पर जीत मिली और निर्दलीय विधायकों की सहायता से इस पार्टी ने सरकार बनाने का कार्य किया। लेकिन यह सरकार अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई क्योंकि 1959 में कांग्रेस के नेतृत्व में राज्य में इस सरकार के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के बाद राज्यपाल की सिफारिश पर इस राज्य की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद
356 के तहत बर्खास्त कर दिया गया और इस राज्य से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का पतन हो गया। 1959 में इस राज्य में दोबारा चुनाव हुए और फिर दोबारा से कांग्रेस भारी बहुमत के साथ इस राज्य में सरकार में आई और कांग्रेस सरकार की स्थापना हुई। इस प्रकार से जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार की राज्य में बनी थी उसका असंवैधानिक तरीके से पतन हुआ और केंद्र सरकार ने 1959 में उस सरकार को बर्खास्त कर दिया और दोबारा से चुनाव कराया और दोबारा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सफल होने में कामयाब रही और इस केरल राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी। अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे और हमारा अगला टॉपिक है भारत में एक दल की प्रधानता के कारण। वे कौन से कारण थे जिसके कारण 1952 से लेकर 1967 तक लगातार केंद्र तथा राज्यों में एक ही दल की सरकार बने? उन कारणों की पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला हमारा है कि कांग्रेस की स्थापना गुलामी के समय हुई थी। जब भारत पर ब्रिटिश राज था उस समय कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने गुलामी के लंबे दौर में लंबा संघर्ष किया और भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को पहले कुछ चुनावों में भारी सफलता प्राप्त। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का संगठन एक मजबूत संगठन था और यह संगठन शहर से लेकर गांव तक फैला हुआ था। इसलिए एक मजबूत संगठन के कारण कांग्रेस पार्टी को 1952 से लेकर 1967 तक भारी बहुमत प्राप्त हुआ। तीसरा, सभी वर्ग सम्मिलित, कांग्रेस में सम्मिलित। कांग्रेस में सभी जाति, धर्म, संप्रदायों के लोग शामिल थे। इसमें समाज का शिक्षक वर्ग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, किसान सभी वर्ग के लोग शामिल थे। इसलिए समाज के सभी लोगों ने पहले कुछ चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत दिलाया और कांग्रेस को सफलता दिलाई। चौथा, साधारण बहुमत प्रणाली। क्योंकि भारत ने साधारण बहुमत प्रणाली को अपनाया था और इस प्रणाली के तहत सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार जीत दर्ज करता है, तो इस साधारण बहुमत प्रणाली से कम प्रतिशत मत प्राप्त करके भी कोई पार्टी अधिक सीटें प्राप्त कर लेती है। जैसे प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लगभग 45% वोट प्राप्त हुए, लेकिन उसने 45% वोट प्राप्त करके 75% सीटों पर
कब्जा किया। इस और जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 10% वोट प्राप्त हुए और उसे लगभग 3% सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि साधारण बहुमत प्रणाली के कारण कांग्रेस को 1952 से लेकर 67 तक भारी बहुमत प्राप्त हुआ। पांचवा, क्योंकि समय के अनुसार परिवर्तन, कांग्रेस पार्टी ने अपने दल में समय के अनुसार परिवर्तन किया और बदलते हुए सामाजिक और राजनीतिक हालातों के साथ अपने संगठन में बदलाव किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी को प्रारंभिक वर्षों में भारी सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार से आपको स्पष्ट हुआ कि किस प्रकार से भारत की राजनीति में 1952 से लेकर 1967 तक एक ही दल कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और इसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो पूरे होते हैं। इसमें एक हमारा प्रश्न और मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, वो है कांग्रेस छात्र संगठन। एक बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वो है कांग्रेस को छात्र संगठन क्यों कहा जाता है। और इसमें अभी मैंने जो आपको भारत में एक दल की प्रधानता के कारण स्पष्ट किए हैं, उसमें इसका आंसर स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मैं आपको रिपीट करता हूं एक बार उसको। कांग्रेस को छात्र संगठन पामर ने कहा, पामर ने कांग्रेस को छात्र संगठन कहा और इसे छात्र संगठन कहने का कारण क्या था। कांग्रेस भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली पार्टी थी। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को श्री ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी और मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस पार्टी में सभी धर्मों, सभी वर्गों, जातियों और संप्रदायों के लोग सम्मिलित थे। इस पार्टी में शिक्षक, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, मजदूर आदि सभी वर्ग के लोग सम्मिलित थे। इसलिए इस पार्टी को एक छात्र संगठन कहा गया है। यह एक ऐसी पार्टी थी जिसकी छाया में समाज के सभी वर्ग के लोग इकट्ठे हुए थे, या जिसके नेतृत्व में समाज के सभी वर्ग राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा ले रहे थे। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के हमारे टॉपिक समाप्त होते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।